मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये जो मैक्सवेल अंकल है ना, मैक्सवेल अंकल ने क्या किया कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ध्यानपूर्वक देखा। मतलब कि आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, ऐसा समझ लो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, वो जितने भी आपने मूविंग चार्ज, ये सारे चैप्टर देख लिए। वो सब देखने के बाद, मतलब यहाँ तक देखने के बाद, मैक्सवेल अंकल ने 4 इक्वेशंस डिसाइड करी कि ये 4 इक्वेशंस बेसिक इक्वेशंस हैं और इन बेसिक इक्वेशंस के आधार पर हम सभी तरह की जो इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो 4 तरह की इक्वेशंस हम देखते हैं, जिसमें एक तो हम देख चुके हैं जो कि एम्पियर की इक्वेशन थी, जिसको मॉडिफाई किया मैक्सवेल अंकल ने, और एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ इस नाम से इक्वेशन को बताया। तो बच्चों, यहाँ पर इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख चुके हो कि एम्पियर के लॉ को मैक्सवेल अंकल ने मॉडिफाई किया और कुछ इस तरीके से लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना फाइंड आउट किया था हमने? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ये इक्वेशन हमको क्या बताती है? चलो एक काम करते हैं, म्यू जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है। म्यू जीरो आई सी प्लस एप्सिलॉन जीरो इंटू म्यू जीरो इंटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है ना, ये क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। किसको जनरेट कर रहा है? ये देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए विशेष सूचना कि मैंने आपके लिए मैन्युफैक्चर किए हैं नोट्स, आप इन्हें मंगवा सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज ही करना है। आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक सैम्पल पेज बता रखा है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या है? क्या पढ़ा था? कंप्लीट सरफेस का, कंप्लीट क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू चार्ज नेट इनसाइड किसके नेट इनसाइड गॉसियन सरफेस अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखो बच्चों, ये जो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको मैक्सवेल अंकल ने चूज किया बेसिक इक्वेशन नंबर 2 में। और मैक्सवेल अंकल ने क्या बताया कि ये जो चार्ज है ना, क्यू नेट चार्ज, ये जो चार्ज है, चार्ज इज सोर्स ऑफ ई। चार्ज ई को जनरेट करता है। ई मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड वो चार्ज से जनरेट होता है, चार्ज से पैदा होता है और चार्ज में आकर के टर्मिनेट हो जाता है, अंदर समा करके मर जाता है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में आकर के टर्मिनेट हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ना, वो कंप्लीट क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप नहीं बनाएंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, वो कहीं ना कहीं से पैदा होंगी, कहीं ना कहीं जाके मर्ज होके मर जाएंगी। इसको कहते हैं टर्मिनेट होना। ये जो चार्ज है ना, वो मोनोपोल के फॉर्म में जिंदा रह सकता है। आइसोलेटेड चार्ज कैन एग्जिस्ट। यहां पर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, कंटिन्यूअस नहीं होती। कंटिन्यूअस होने का मतलब यहां पर है कंटिन्यूअस लूप से। ध्यान पूर्वक सुनना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वो कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। हां, एक चार्ज से
दूसरे चार्ज के लिए वो कंटिन्यूअस हो सकती हैं, यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉसिबल है, लेकिन वो लूप नहीं बनाएगी। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को मैक्सवेल अंकल ने अपना तीसरा बेसिक लॉ चूज किया, और ये क्या कहता है आप पढ़ चुके हो। कंप्लीट क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये है गॉस लॉ। और ये गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ ये बताता है, इसका क्या मतलब निकलता है? ये मतलब है कि आइसोलेटेड मोनोपोल जैसे कि नॉर्थ मोनोपोल या साउथ मोनोपोल आइसोलेटेड कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जो पोल्स है ना, वो हमेशा मतलब कि मैग्नेट जो है ना, वो हमेशा डायपोल के रूप में एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ साउथ डायपोल होगा। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो न तो किसी पोल से ओरिजिनेट होती हैं और न किसी पोल में टर्मिनेट होती हैं। मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने बनाई है ना, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट नहीं हुई है, नॉर्थ पोल से निकल के आ रही है और साउथ पोल में घुस रही है, और घुस के कोई खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब टर्मिनेट नहीं होगी। एग्जिट और एंटर तो करती है पोल्स में, लेकिन खत्म नहीं होती, टर्मिनेट या ओरिजिनेट नहीं होती। तो ये बात तो आप मेरे लेक्चर्स में सुन चुके हो। बच्चों, फोर्थ जो लॉ चूज किया या फोर्थ इक्वेशन जो मैक्सवेल अंकल ने बेसिक लॉ की तरह डिसाइड किया, तो वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बच्चों, आप ये जानते हो ना कि जो पोटेंशियल होता है, आपने ये पढ़ा है पोटेंशियल वाले चैप्टर में, कि जो पोटेंशियल है वो E डॉट डी एल डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल के बराबर होता है। या तो ऐसा समझ लो कि जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल को मैं ऐसे लिख देता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ये इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? तो ये पोटेंशियल ही तो होता है, और क्या होता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन, जब पोटेंशियल का रिलेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ हो सकता है ना, और छोटे से लाइन एलिमेंट के साथ हो सकता है, लेंथ एलिमेंट के साथ हो सकता है, तो क्या ईएमएफ का रिलेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड और लेंथ एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो है, और क्या है ये? ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आप क्या जानते हो? दूसरा हम ये जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका वैल्यू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या है? ये तो लेंट्स लॉ में नेगेटिव साइन मिला था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने ही सोर्स का विरोध करता हुआ पैदा होता है। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को एक साथ लिख दे तो इसको और इसको लिखे देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी, ये एक साथ लिख दिया। तो यहां पर हमको क्या पता चलता है? यहां पर हमको यह पता चल रहा है बच्चों कि देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। आप इसको यहां पर अलग से भी लिख सकते हो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे?
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंज आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करता है। अब ये चारों इक्वेशंस जब आपको पता चली चुकी हैं तो आप एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लेना कि क्या ये चारों इक्वेशंस की मदद से हम अभी तक पढ़ी हुई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशंस, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल करंट से लेकर के फिर वो मूविंग चार्ज वाले चैप्टर से लेकर के सभी सभी जो जितना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जितना भी ये दोनों डिपार्टमेंट है, इनकी जो बेसिक इक्वेशन है, क्या ये सच में चार इक्वेशन हैं? आप क्रॉस चेक करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये चार इक्वेशन ही वो बेसिक इक्वेशन है जिनके द्वारा हम अदर इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेशन करते हुए। तो आज आया ना मजा?